हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, है ना। लास्ट वीडियो में हमने क्या था, इनिशियल रेट मेथड से हम क्या निकालते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, द पावर बाय विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेस्ड इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। उसको क्या कहते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ नाउ वी डू अनदर मेथड टू फाइंड ऑर्डर। ठीक है, हम ऑर्डर को निकालने के लिए एक दो और मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम परस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। इसके दो वीडियो में ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज अवर थर्ड मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। This method is used to find the order with respect to one reactant only. Consider a reaction A plus B plus C gives us product, है ना. For determination of order of the reaction with respect to A, B and C are taken in excess. अब एक ना बात समझो, लाइक हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट है, तीन रिएक्टेंट है, ठीक है. अगर मैंने A का ऑर्डर निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर निकालना है, तो मैं बी और सी की क्वांटिटी को कंसीडर कर लूंगा कि ये मैंने एक्सेस में ले रखे हैं. जब हमने रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रखा होता है ना, तो टाइम के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो जो भी इफेक्ट होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं. सो व्हेन वी टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ बी एंड सी, वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, ऐसे ही जब हमने विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर निकालना है, तो हम ए और सी को क्या कर लेंगे, एक्सेस में कंसीडर कर लेंगे. अगर मैंने बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो मैं कंसीडर कर लूंगा कि मेरे पास ए और सी जो है वो मैंने एक्सेस में ले रखे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी अमाउंट एक्सेस में ले रखी है. अगर एक्सेस में ले रखी है तो टाइम के साथ उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इससे मैं बी के रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकता हूँ, ऑर्डर निकाल सकता हूँ. ऐसे अगर सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना हुआ, तो ए और बी को क्या कर लूंगा, एक्सेस में कंसीडर कर लूंगा कि मैंने ये दोनों को एक्सेस में ले रखा है. अगर मैं ये दोनों को एक्सेस में लूंगा तो मैं सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल सकता हूँ. अगर मैंने इन दोनों को एक्सेस में ले गया, तो मैं सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसे निकाल सकता हूँ. लाइक मैंने कह तो दिया भी मैंने एक्सेस में ले लिया, बट मैं ऑर्डर कैसे निकाल सकता हूँ. अब देखो, मैंने फर्स्ट मेथड बताया था ना, हाफ लाइफ मेथड. आप क्या करोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लोगे ए की. लाइक मैंने बी और सी को ले लिया ना, मैंने बी और सी को एक्सेस में ले लिया, तो मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन देख लूंगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और उसको हाफ लाइफ, रिएक्शन की हाफ लाइफ के साथ ग्राफ बनाकर देख लूंगा. अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी तो मैं क्या कह दूंगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अगर ऐसे लाइन बनी जो कॉन्सेंट्रेशन के पैरेलल हुई, तो मैं कह दूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अगर वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुई और मेरे यहाँ पर वन बाय कॉन्सेंट्रेशन ए करके ग्राफ बनाया और ऐसे स्ट्रेट लाइन आई, तो मैं क्या कहूँगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, ऐसे ही ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता लग गया ग्राफ से. अब बी के रिस्पेक्ट में पता कर लेंगे कैसे, जब हम ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे. तो यहाँ पर मैं ग्राफ किस में बनाकर देख लूंगा, टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी. ठीक है, ऐसे मैं निकाल के देख लूंगा. ये हुआ ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड. और ऐसे भी देख लो ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. लाइक आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स अस प्रोडक्ट. ठीक है, अगर देखो मैंने ए एंड बी को एक्सेस में ले लिया. ठीक है, आई टेकन ए एंड बी रिएक्टेंट इन एक्सेस एंड आई वांट टू फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी. ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हाउ वी फाइंड दैट. So to find that, we take A and B in axis and we plot a graph. We plot a graph between T half and initial concentration of reactant C. अगर देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बना, तो मैं क्या कह दूंगा, रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर. ठीक है, if this graph is like straight line parallel to x-axis or initial concentration, then I will say it is first order reaction. ठीक है, and if
मैं इसको 1 कॉन्सेंट्रेशन सी नोट ले लूंगा और इसका टी हाफ के साथ निकालूंगा, ठीक है, ग्राफ निकालूंगा और ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गया तो मैं क्या कह दूंगा, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अब सी के रिस्पेक्ट में बन गया, देखो रिलेशन ये होगा ना, रेट एक्सप्रेशन ऐसी बनेगा, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब सी के रिस्पेक्ट में लाइक मेरे पास ये वाला ग्राफ बन गया तो मैं क्या कह दूंगा, ए 1 है, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसी आप ए से निकाल सकते हो, ऐसी आप बी से निकाल सकते हो, और सबका सम करके क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट मेथड को समझ गए। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी read about it. The experimental value of A naught, initial concentration of A, and any concentration at time t are measured accordingly, ठीक है। These values are substituted in different rate equations for different order 1 by 1। अब इसने क्या कहा है, देखो इसने कहा है लाइक मेरे पास ना, मैंने दो वो निकाले कॉन्सेंट्रेशन देखी। पहले तो ए नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन निकाली ए एट टाइम इक्वल्स टू T1। अब देखना मैं यहाँ पर T1 क्यों ले रहा हूँ, T1 मैं आगे समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने T1 क्यों लिया, T क्यों नहीं लिया, ठीक है। सो इसने क्या कहा है, इन दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो ली हैं, इन वैल्यू को पुट करो इंटीग्रेशन इक्वेशन में। मैंने निकाली थी ना इंटीग्रेशन इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए ये आई थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आई थी, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर आएगा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए ये है नहीं थी सिलेबस में, बट मैंने ऐसे लिख दिया कि ये इक्वेशन है, ठीक है। मैं ए और ए नोट की वैल्यू टी की वैल्यू थी ना यहाँ पर T1 की वैल्यू के साथ फिल करूंगा, ठीक है। इन तीनों को फिल करके मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ से भी के की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से भी के की वैल्यू निकाल लूंगा। मैंने के की वैल्यू निकाल ली। अब देखो एक बात और देखो, अब मैं T2 टाइम पे वैल्यू निकालूंगा। T2 टाइम पे मैंने कोई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाली, ठीक है। मैंने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू निकाली, ठीक है, ए की वैल्यू निकाली कोई एक टाइम T2 पे। अब देखो मैं ए नोट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम T2, इन तीनों को फिर से फॉर्मूला में फिल करूंगा, ठीक है। मैंने तीनों को फिर से फॉर्मूला में फिल किया। अब देखो जिसकी वैल्यू लाइक यहाँ पर के, लाइक इंटीग्रेटेड इक्वेशन 1 के लिए मेरे पास आ गई वैल्यू K1, यहाँ पर K2 वैल्यू आ गई, लेट कर लो, यहाँ पर K3 वैल्यू आ गई, और मैंने T1 टाइम पे और मैंने T2 टाइम पे फिर से K की वैल्यू निकाली। यहाँ पर K की वैल्यू आ गई मेरे पास K4 लगा लो, यहाँ पर लगा लो K5 लगा लो, यहाँ पर लगा लो K3 आ गई वापस, जो वैल्यू पहले आई थी वही वैल्यू वापस आ गई, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ऐसे समझ गए, ऐसे मैं निकाल लूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर मैंने इस टाइप से निकालना हुआ, ठीक है। सो परस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परस्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, the reaction having molecularity equal to or more than 2 but having order of reaction only 1। अब देखो जब हमारी मोलिकुलैरिटी इक्वल होगी ऑर्डर की, लाइक ऑर्डर के इक्वल होगी और इससे ज्यादा होगी, ऑर्डर से ज्यादा होगी, बट ऑर्डर इज ऑलवेज 1। मोलिकुलैरिटी क्या थी, जब दो मॉलिक्यूल्स आकर आपस में कोलाइड करते हैं या तीन मॉलिक्यूल्स आकर आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी मोलिकुलैरिटी कितनी होती है, 3, ठीक है। ऑर्डर क्या था, ऑर्डर इज दी, ऑर्डर याद करो, दी पावर बाय विच रेट टर्म्स आर रेस्ड इन रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे याद कर लो। सो मोलिकुलैरिटी इसकी 3 आ गई, मोलिकुलैरिटी 3 होगी, बट ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर इज ऑलवेज 1, ठीक है। मोलिकुलैरिटी 3 होगी या मोलिकुलैरिटी 2 होगी या मोलिकुलैरिटी 1 भी हो सकती है,
but order is always a 1. This type of reactions are known as pseudo unimolecular reactions. Reaction having molecularity equal to or more than 2 but having order of reaction, यहाँ पर देखो एक नहीं होगा, यहाँ पर एक नहीं होगा, इसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा ही हो, मोलिकुलैरिटी 2 या 2 से ज्यादा ही होगी। सॉरी, एक तो हो नहीं सकता ना, मोलिकुलैरिटी एक नहीं हो सकती, मेरी गलती होगी एक। अब एक मोलिक्यूल तो आपस में टकराकर प्रोडक्ट बना नहीं सकता, सो मोलिकुलैरिटी 2 से ज्यादा ही होगी मोलिकुलैरिटी, ठीक है। मोलिकुलैरिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है, या 2 हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा होगी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज 1, is only 1. In this reaction, one of the reactant is a solvent whose concentration remains constant and reaction rate is not influenced because solvent is taken in excess. अब देखो यहाँ पर दो मेरे पास क्या है, दो मोलिक्यूल है ना मेरे पास, इसका ऑर्डर 2 भी आ सकता है बट इसका ऑर्डर 2 है नहीं। क्यों? देखो यहाँ पर जो वाटर है ना उसको एक्सेस में लिया हुआ है, ज्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है तो टाइम के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, निग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसके देखूंगा, CH3 COO C2H5, इसका ऑर्डर क्या ले लूंगा, लाइक H2 अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी, 0, ठीक है। तो नेट ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, रेट पे किसकी, फर्स्ट रिएक्टेंट जो है हमारा एस्टर, ठीक है, ये जो एस्टर दिया हुआ है इस पे डिपेंड करेगा ऑर्डर, ठीक है। सो ये रिएक्शन हुई, एस्टर हाइड्रोलिसिस हुई एस्टर की, उसने हमें एक दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दी अल्कोहल। मुझे कैसे पता चला यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है, जब COOH ग्रुप आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब OH ग्रुप आ जाए पीछे तो क्या होता है, अल्कोहल होती है, ठीक है। सो इफ वी सी दैट दो मोलिक्यूल है ना आपस में टकराए होंगे तो इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी हुई, 2, ठीक है, बट ऑर्डर कितना रहा, 1। सो इट इज अ पर्स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल भी देख लो, लाइक वी हैव शुगर, ये शुगर का फॉर्मूला है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, मेरे पास क्या बना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एक बात देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों का नेम डिफरेंट है। ये ना जब हम बाई मोलिकुलर चैप्टर आएगा एक, उसमें जब इनके ना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है बट दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। इसमें भी वाटर को एक्सेस में लिया हुआ है, ठीक है। सो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, सो इसका ऑर्डर तो 0 हो गया, वाटर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो 0 हो गया। सो किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखेंगे, शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा 1 है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 1, एंड मोलिकुलैरिटी, दो मोलिक्यूल है ना, सो मोलिकुलैरिटी इज 2, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पर्स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, when could order and molecularity of reaction is same or different। इसने कहा है order and molecularity same कब होगी और different कब होगी, जब हमारी elementary reactions होगी, like वन स्टेप रिएक्शंस जब होगी तब हमारा ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी सेम होगी, जब हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होगी तो हमारी ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी डिफरेंट होगी। आप एक एक एग्जांपल दे देना इनकी और ऐसे आप लिख देना, जब हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस वन स्टेप रिएक्शंस होगी तब हमारा ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी जो होगी वो दोनों सेम होगी। क्यों, यहाँ पर देखो ऑर्डर भी 2 है, मोलिकुलैरिटी भी 2 है, बट जब हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी तब हमारा ऑर्डर डिफरेंट होगा मोलिकुलैरिटी से। यहाँ पर देखो ऑर्डर 1 है और मोलिकुलैरिटी कितनी है, 2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा और एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा दूंगा और उससे चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।